तो स्टूडेंट्स देखें, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अब हम लोग कृषि क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, अर्थात कृषि भूगोल, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। कृषि भूगोल पर सामान्य चर्चा करने से पूर्व हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अर्थात कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो टॉपिक है, भूमि क्षमता वर्गीकरण, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। दूसरा है भूमि उपयोग नियोजन। दोनों टॉपिक एक साथ ही हैं, लेकिन उसको हम अलग अलग करके देखेंगे। इसके बाद वान थ्यूनेन का भूमि उपयोग नियोजन मॉडल, जो काफ़ी प्रसिद्ध मॉडल है कृषि क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए तो ये पहला एक व्यवस्थित मॉडल वान थ्यूनेन ने प्रस्तुत किया था। इस पर काफ़ी चर्चा आपसे होगी। फिर इसके बाद शस्य प्रतिरूप, क्रॉप पैटर्न्स पर बात होगी। इसके बाद शस्य संयोजन की विधि, क्षेत्र का निरूपण। तो जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है उसमें हमें उसका रिप्रेजेंटेशन देखना है अकॉर्डिंग टू वीवर, दोई और रफ़ीउल्लाह। इन विद्वानों ने शस्य संयोजन के संदर्भ में किन किन विधियों का उपयोग किया और उनका जो उपयोग है किस क्षेत्र में हुआ और कैसे हुआ। इसके बाद शस्य विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों होता है, इसके लिए क्यों कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इसके बाद सातवीं टॉपिक है कृषि उत्पादकता के मापकों को निर्धारक, मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देन कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय विभिन्नता, रीजनल डाइवर्सिटी या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और लास्ट में विश्व कृषि पद्धतियाँ, जिस पर समान रूप से हम विटलसी के द्वारा प्रस्तुत पद्धति या वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो ये सामान्य रूप से टॉपिक आपको कमीशन ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है, तो इसके आधार पर ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब कृषि भूगोल की बात हो रही है तो कृषि भूगोल के अंतर्गत एक सामान्य परिस्थिति क्या है। कृषि भूगोल, तो भूगोल के विषय में हम पहले से जान चुके हैं और यह बहुत अच्छी तरह से हम परिचित हो चुके हैं इन तथ्यों से कि भूगोल प्रत्येक तथ्य को, कहने का मतलब जो प्रत्येक तत्व है यहाँ पर हम मानव से संबंधित हो या प्रकृति से संबंधित हो, उसको प्रभावित करता है, उसमें समाहित होता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी या गलत नहीं होगा कि संपूर्ण प्रक्रिया को भौगोलिक प्रवृत्तियाँ प्रभावित करती हैं। जहाँ तक कृषि है तो कृषि के अंतर्गत जो मूल आधार है वो मृदा है। तो मृदा के निर्माण के संदर्भ में हम बहुत पहले बात आपसे कर चुके हैं भौतिक भूगोल में कि जब चट्टानों का डिन्यूडेशन होता है, अनाच्छादन होता है, रेगोलिथ जमा होते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पर मृदा का निर्माण अर्थात पेडोजेनेसिस होता है। लेकिन उस पेडोजेनेसिस में मृदा निर्माण को हम क्या करते हैं, मृदा जनन को पेडोजेनेसिस, उस पेडोजेनेसिस में जलवायु और साथ में जिस क्षेत्र विशेष में उस मृदा का निर्माण हो रहा है वहाँ के जो जैविक तत्व हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही कारण है कि मृदा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मृदा निर्मित हो गई तो मृदा ही उत्पादन का आधार प्रस्तुत करती है। कई जगह इस तथ्य को हमने सत्यापित किया, इसीलिए मृदा को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट्री। तो उस आधार को, लेकिन यहाँ पर कृषि की बात होगी तो कृषि एक ऐसा उपागम है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं को आधार प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन उपागमों को अपनाता है वह उपागम आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जाते हैं। और आर्थिक क्षेत्र का अगर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो उसका मूल आधार कृषि है। कृषि हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ जो कहा जाए कि जो उच्च हमारी आवश्यकताएं हैं उनको भी
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा करती है। अगर हम ज्ञान की बात करें तो अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स के सामने कि जब वो इंडस्ट्री पढ़ते हैं या सेवा क्षेत्र को पढ़ते हैं, जो विशुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स लोग हैं, तो वो केवल उस मात्रात्मक प्रकृति को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करें, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या अन्य जो चतुर्थक और पंचक क्रियार्थिक क्रियाएं होती हैं, उनका उद्देश्य क्या है। पंचक क्रिया के अंतर्गत आपसे मेरी बात हुई कि पंचम आर्थिक क्रिया कोई करता है, सलाहकार है, हम आपको सलाह देते हैं, सलाह के बदले पैसा लेते हैं। तो पैसा लेने का मेरा मकसद क्या है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ जो उच्चतर आवश्यकताएं वो पूरी हों। तो मूलभूत आवश्यकता नाम ले लिया रोटी, कपड़ा, मकान, और इसमें रोटी और कपड़ा सबसे प्रमुख हुआ, मकान बाद में आया। तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी की बात करें तो डायरेक्ट कृषि से है, कपड़ा भी कृषि से है, मकान की बात करें तो उसमें भी कृषि उत्पाद लगे हुए हैं, जिन क्षेत्रों की अभी हम बात करेंगे, वनीय क्षेत्र, चाहे जो भी आप। औद्योगिक क्षेत्र में हम जाते हैं तो कहने का तात्पर्य चाहे उद्योग हो या सेवा हो या अन्य आर्थिक क्रियाएं हैं, उसको संपादित करने वाला मानव है, और मानव अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन क्रियाओं को संपादित करता है और वही क्रियाएं आर्थिक हो जाती हैं। तो अगर साधारण रूप से हम भी समझने की कोशिश करते हैं तो मानव सभ्यता के विकास में कृषि का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती चली गई, कुछ मानक वस्तुएं और मानक तथ्य आया। तो मानक वस्तुएं और मानक तथ्य इसलिए आया कि विश्व व्यवस्था बनी रहे। जैसे कह दिया जाए कि आज की अर्थव्यवस्था सोना अर्थात गोल्ड पर निर्भर है, तो गोल्ड हमारे पास बहुत आ गया। अब तो क्रिप्टो करेंसी आ रही हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ गोल्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन कृषि पूरे विश्व से समाप्त हो चुकी है। तो क्या मानव या मानव सभ्यता का आधार बचेगा? गोल्ड हो या जो मुद्राएं हम ले रहे हैं, जो सांकेतिक मूल्य दे रहे हैं, लेकिन मूल्य दे रही है सब कुछ, वो हमारे मूल्य है, हमारे प्रतिमान को स्थापित कर रही है कि हमारे पास ज़्यादा गोल्ड है, हमारे पास ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है या ज़्यादा मूल्य की वस्तुएं हैं, लेकिन उन वस्तुओं का हम उपयोग अपने भोजन के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो क्या सोना खाकर या अन्य वस्तुओं को खाकर अपनी हम जीविका चला सकते हैं या अपने जीवन को अस्तित्व प्रदान कर सकते हैं? तो कभी भी नहीं। तो मूल में क्या है? कृषि है। कृषि के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो कृषि निश्चय ही मानव सभ्यता के विकास के लिए मूल आधार है, और जहां भी कृषि का उत्तम विकास है, वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जा रही है, वहां की अर्थव्यवस्था का आधार अर्थात नींव काफी मजबूत है। लेकिन जैसे हम औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, सेवा क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक नवीन प्रतिमान आया हमारे सामने, वो ये आया कि जीडीपी, जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि का योगदान कितना होना चाहिए। तो जो नवीन परिभाषाएं आई या डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं या संकल्पनाएं आई, उसमें ये कहा गया कि जिस अर्थव्यवस्था में, किसी भी राष्ट्र की जब अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, तो जो भी अर्थव्यवस्था हो, उस अर्थव्यवस्था में यदि कृषि का प्रतिशत कम हो रहा है तो वह अर्थव्यवस्था विकसित है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो अन्य क्षेत्र के अलावा कृषि क्षेत्र का योगदान 0.7% है। सिंगापुर की अगर बात करते हैं तो 0% है। भारत की अगर वर्तमान में बात करते हैं तो भारत की जो कृषि का योगदान है जीडीपी में, वो वर्तमान में बढ़कर 20% हो गया, जो 2003-04 के लेवल पर आया। लेकिन इसके पिछले वित्त वर्ष में 19%, कभी 17% तक आया है। लेकिन कोविड-19 के कारण जो बंदी थी, औद्योगिक क्षेत्र बंद था, लेकिन कृषि क्षेत्र तो बंद नहीं हुआ। आप देखो इतनी बड़ी महामारी आई, सब क्षेत्र बंद था, लेकिन कृषि उत्पादों में कोई कमी नहीं आई, उसमें वृद्धि हुई, इसलिए 20% हो गया। लेकिन सवाल है कि जब 20% हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था
उस हिसाब से बढ़ रही है या घट रही है। तो एक संकल्पना को आप समझो कि जिस अर्थव्यवस्था में कृषि का जीडीपी में योगदान कम होगा, वह अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत विकसित मानी जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 50% था, लेकिन जैसे हमने कहा कि 2017-18 में 15 से 16%, 17% तक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृषि का योगदान घटा। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कृषि उत्पाद घटा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी। उस अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि कृषि में जो विकास हो रहा तो हो रहा है, लेकिन योगदान घटा। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ गया, तो अर्थव्यवस्था हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई। लेकिन मौलिक रूप से अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे मैंने बताया कि 0.7%, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कृषि उत्पाद घटा। कृषि उत्पाद बढ़ा, लेकिन उस रेशियो में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। और सामान्य रूप से हम देखते भी हैं कि कृषि क्षेत्र में कितना हो विकास हो जाए, जो लोग जब वहाँ पर लगे हुए हैं परंपरागत, वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन को आगे तक नहीं ले पाकर स्टैंडर्ड लाइफ उनकी नहीं होती है। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं, कहने सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हैं, उनके पास बचत ज़्यादा होती है। लेकिन कुल मिलाकर कृषि का विकास यदि नहीं होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। तो कृषि क्षेत्र में सामान्यतः आता क्या है? अगर हम कृषि की बात करें तो ये मूल आधार है हमारी। तो इसके अंदर क्या है? फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद बागवानी या वन उत्पाद हम ले सकते हैं, पशुपालन या इससे संबंधित। पशुपालन में अगर हम देखते हैं तो लाइव स्टॉक में सब आ जाता, मत्स्यन वगैरह सब आ जाएंगे, तो इसके अंतर्गत आएंगे। और ये हमारे लिए क्या है? मौलिक है, ये मौलिक है। फसल उत्पादन, बागवानी और पशुपालन, मूल रूप से इसको हम क्या करते हैं, इसमें लेने की मन रखते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमें जो चर्चा करनी है, अगर मौलिक रूप से समग्र कृषि की हम बात करते हैं तो कृषि फसलों के उत्पादन की बात करते हैं, कितने प्रकार की फसलें हैं, ये सब की बातें होती। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है कि जो कोर्स प्रोवाइड कराया गया उस पर हमें बात करनी है। तो पहली जो टॉपिक है भूमि क्षमता का वर्गीकरण, क्योंकि इनके विकास के लिए जिस प्रकार की भूमि होगी, भूमि की कैपेबिलिटी होगी, वैसे ही फसलों का उत्पादन होगा। और जितना फसलों का उत्पादन होगा या घासें होगी, वनस्पतियां होंगी, उस प्रकार से क्या होगा, पशुपालन भी होगा और बागवानी भी होगी। और इन सब तथ्यों को, चाहे फसल उत्पादन हो, बागवानी हो, पशुपालन हो, क्षेत्र विशेष की मृदा के साथ साथ जलवायु और वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी विकास है वो निर्धारित करता है। तो हम चलते हैं भूमि क्षमता का वर्गीकरण के ऊपर। पहली टॉपिक हम लेने जा रहे हैं भूमि क्षमता का वर्गीकरण। भूमि क्षमता का वर्गीकरण, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो भूमि क्षमता से तात्पर्य क्या है? तो यहां हो गया भूमि। भूमि की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधे शब्द जो तात्पर्य है या जो मतलब है वो क्या है? मृदा, अर्थात सॉयल। अगर सॉयल की हम बात करते हैं तो सॉयल जो शब्द लिया गया, सोलम शब्द, लैटिन वर्ड का सोलम, लैटिन वर्ड है सोलम। इसका तात्पर्य है अपर सरफेस या सब सरफेस, सब सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सब सरफेस या अपर सरफेस जो लैंड की बनी है, अर्थ की, वो कैसे बनी? तो बहुत पहले चर्चा भी हमने की आपसे
कि जब हम लोग डिनोरेशन कर रहे थे, अनाच्छादन, उस समय बहुत अच्छी तरह से बात हुई थी कि ये कोई रॉक है, ये रॉक है, इस पर डिनोरेशन हुआ। डिनोरेशन बोले तो अनाच्छादन, अनाच्छादन हुआ। अब यहाँ पर रेगोलिथ बनेंगे, ये रेगोलिथ कहने का मतलब चूर्ण बन जाएंगे, और ये चूर्ण क्या होंगे, यहाँ क्षेत्र विशेष में जमा हो गए, ये सेडिमेंटेशन हो गया। तो यहाँ पर बनी सॉयल। अब इस सॉयल के निर्माण में अनाच्छादन तो है ही है, क्लाइमेट की प्रमुख भूमिका होती है, साथ में ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो सॉयल बनी, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है? तो यहाँ क्षमता से तात्पर्य मूल रूप से है मृदा के उपजाऊ शक्ति से या उसकी उत्पादकता से, कि मृदा कितनी उपजाऊ है। भूमि क्षमता या लैंड कैपेबिलिटी से क्या तात्पर्य है, मृदा के उपजाऊपन से। उपजाऊपन तथा उत्पादकता से। अब इस संदर्भ में मृदा क्षमता का हमें वर्गीकरण करना है, तो इस संदर्भ में जो संकल्पनाएं आई वो काफ़ी लेटेस्ट है। कहने का मतलब 1930 के दशक की शुरुआत मान लिया जाए, जब विद्वानों ने अपना मत प्रस्तुत किया। और मत इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि अब आवश्यकता थी, और इसको तो इस तथ्य को कई बार उजागर किया गया कि जब आवश्यकता होगी तभी आविष्कार होगा। तो मूल आवश्यकता क्या हमारी है कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, किसी भी राष्ट्र को हम लें या विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और संसाधन सीमित हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि भूमि संसाधन, तो इसमें देखा गया कि भूमि संसाधन जो हमारा है सीमित है, और हमें उत्पादन चाहिए। तो पॉपुलेशन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन चाहिए, तो नियोजन होना चाहिए। तो इस संदर्भ में क्या हुआ कि जो तत्कालीन 1930 के दशक में जो तत्कालीन विकसित राष्ट्र थे, जैसे संयुक्त राज्य है यानी यूके, ब्रिटेन वगैरह, तो वहाँ के विद्वानों ने सोचना शुरू किया, और इसलिए कहा गया कि अब वहाँ पर शुरू हुआ भू सर्वेक्षण। और भू सर्वेक्षण की जब शुरुआत हुई, तो उसमें मूल रूप से हमें मृदा की प्रकृति को देखना था कि मृदा की प्रकृति जो है किस प्रकार की है, मृदा की प्रकृति किस प्रकार की है, और उसमें किस प्रकार का उत्पादन लिया जा सकता है, मीन्स फसल का उत्पादन। तो हमारी आवश्यकता थी, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है। जैसे हम भारत की बात करें, तो जब आज़ादी मिली और जो लेखा जोखा अपने पास है 1950-51 से, तो 1950-51 में हम लगभग 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करते थे लगभग। लेकिन 2020-21 की बात करें तो 280 मिलियन टन का हम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कम है। और ये बातें हो रही हैं कि 2050 तक हमें 450 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन की ज़रूरत होगी। और ये उत्पादन कहाँ होगा, मृदा में होगा। और हमारी मृदा की स्थिति ये है कि वैश्विक मृदा की अगर तुलना हम करें तो भारतीय मृदा ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा समस्या ग्रसित हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ अवैज्ञानिक कृषि का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। हम वैज्ञानिकता को मानते ही नहीं,
उपयोग करें, इसलिए हमारी मृदा बीमार है, उसकी प्रोडक्शन जो क्षमता है वो कम हो रही है। दूसरी ओर परिस्थिति ये है कि हम मृदा का क्षैतिज विस्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एरिया क्या है, जो हमारा क्षेत्रफल है, और दूसरी ओर पॉपुलेशन जब बढ़ रहा है और विकास के अन्य उपागम को हम अगर सामने रखते हैं तो मृदा बहुत ज़्यादा संकुचित हो रही है। निवास स्थान बढ़ रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, परिवहन तंत्र बढ़ रहा है, औद्योगिक तंत्र बढ़ रहा है, और ये तंत्रों का आधार कहाँ है? मृदा के ऊपर है, भूमि के ऊपर है, तो संकुचित हो रही है। तो हमें लंबवत विकास करना होगा, और लंबवत विकास के साथ साथ मृदा का मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टी डायमेंशनल यूज देखना होगा, बहुउद्देश्य। तो हम क्या करें? तो उसके लिए नियोजन जरूरी है, लेकिन नियोजन जब करेंगे जब हमारे पास भूमि सर्वेक्षण के नियोजन का एक पूरा प्रोग्राम होगा। इसलिए भूमि क्षमता को परखने के लिए भू सर्वेक्षण को विकसित किया गया। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस भूगोलविदता का नाम बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। सबसे पहले 1930-31 में और 31 में भारत से भी जुड़े हैं भूगोलवेत्ता, महान जलवायु वैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन के हैं, सर डडले स्टाम्प ने ब्रिटेन में मृदा सर्वेक्षण के लिए प्रयास आरंभ किया। विचार किसने प्रस्तुत किया? सर डडले स्टाम्प ने। तो ये प्रश्न आपके सामने हो सकता है कि भूमि क्षमता के अध्ययन के लिए, लैंड कैपेबिलिटी की स्टडी के लिए सबसे पहले भू सर्वेक्षण का सुझाव किसने प्रस्तुत किया? तो सर डडले स्टाम्प ने। कब किया? 1930-31 में। इसके बाद इस पर चर्चा होती रही, सब बातें चलती रही, लेकिन चूंकि ये ब्रिटेन कॉमनवेल्थ का मेंबर है, और कॉमनवेल्थ का कहा जाए कि जो राष्ट्र है कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ राष्ट्र क्या होते हैं? जहां पर कॉलोनी थी, यानी औपनिवेश थे। तो उस समय क्या हुआ कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CSIRO, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CSIRO ने ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में इस संदर्भ में भू सर्वेक्षण किया। ठीक, सुझाव के बाद, सर डडले स्टाम्प के बाद, इसके बाद 1951 में USA में यूसडा ने, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने वहां की मृदा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। कितने में? 3 श्रेणियों में। संयुक्त राज्य अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, यूसडा जिसे कहते हैं, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने लैंड कैपेबिलिटी के आधार पर वहां की मृदा को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया।
इसके बाद अगर जो प्रयास वहां पर हुआ था 1960 में, 1960 में वैज्ञानिक समूहों ने, जो पेडोलॉजिस्ट थे, मृदा वैज्ञानिक थे, जिसमें हिल्स और पोर्टिलेंस, कौन से हिल्स, हिल्स तथा पोर्टिलेंस ने ऑन्टारियो राज्य, ऑन्टारियो राज्य में इस योजना को लगाया। कहने का मतलब यहाँ पर भूमि क्षमता का वर्गीकरण किया गया। उन्नीस सौ 60 में हिल्स तथा पोर्टिलेंस ने, इस सब इनको भी याद रखेंगे आप। अब इसके बाद भारत में भी बातें हो रही हैं, तो भारत में इस संदर्भ को समझा गया 1960 के दशक में ही, क्योंकि उस समय की स्थिति, जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के संदर्भ में थोड़ी बहुत आपसे बात हुई है कि 1950 का दशक और 1960 का दशक काफ़ी विषमता वाला था। स्वतंत्रता प्राप्त हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए, तरह तरह की समस्याएं आई, और जब प्रयास किए, नेहरू जी ने प्रयास किया, शास्त्री ने किया, अंत में इसका जो प्रतिफल आया, इंदिरा जी के समय में हरित क्रांति शुरू हुई। तो 1960 में ऑल इंडिया सॉइल लैंड यूज सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया, 1960 में ही अखिल भारतीय 1960 के दशक, 1960 में ऑल इंडिया सॉयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने, अर्थात अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग संस्था ने, या संगठन, संस्था नहीं संगठन होगा यहाँ पर, संगठन ने इस संदर्भ में प्रयास किया, लेकिन इसमें अनेक बार संशोधन किया गया। ऑल इंडिया कहने का मतलब कि जो अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग संगठन ने 1960 में प्रयास किया, लेकिन इसमें अनेक संशोधन किया गया। जो इसका प्रयास था उसमें संशोधन होते, कई संशोधन हुए, और संशोधन के परिणाम स्वरूप 1970 में लैंड कैपेबिलिटी का वर्गीकरण आया। वर्गीकरण कब आया? 1970 में। और इस आधार पर इस डिपार्टमेंट ने, इस संगठन ने भारतीय मृदा को मौलिक रूप से दो भागों में बांटा। पहला, कृषि योग्य भूमि, और दूसरा कृषि अयोग्य भूमि।
ये दो श्रेणियां ली। पहला आ गया कृषि योग्य भूमि और कृषि अयोग्य भूमि, और पुनः इनको चार चार श्रेणियों में बांटा गया, तो 8 श्रेणी हो जाएंगी। इसको 1, 2, 3 और 4 श्रेणी में बांट दिया गया। उसी तरह से इसमें 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं श्रेणी, और अभी तक यही वर्गीकरण चल रहा है। तो कृषि योग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि। अब ये किस प्रकार से, ये फैक्ट है, हमें याद रखना है। 1970 में जो वर्गीकरण आया, फिर बाद में जब नियोजन किया गया तो कृषि क्षेत्र आएगा, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन आएगा, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन आएगा, जिस पर थोड़ी थोड़ी हम आगे चर्चा करेंगे दूसरी टॉपिक में। कृषि योग्य भूमि और कृषि अयोग्य भूमि, इनको डिटेल हम दूसरे पेज पर देखते हैं। देखें, पहला है कृषि योग्य भूमि। जो पहला वर्गीकरण हमारे पास आया, ये कृषि योग्य भूमि। लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब इसमें पहला वर्ग है, हम देख रहे हैं ये पहला जो वर्ग है हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अति उत्तम समस्या रहित कृषि भूमि, अर्थात वो भूमियाँ या वो भूमि जिसमें हम कृषि बिना समस्या के कर सकते हैं, हल्का सा प्रबंधन करके। दूसरे नंबर पर आया उत्तम कृषि भूमि, लेकिन इसमें क्या है? बाढ़, अपर्दन, सिंचाई के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। कहने का मतलब बाढ़ आ सकती है, अपर्दन हो सकता है, और सिंचाई के लिए जल संरक्षण की हम व्यवस्था कर सकते हैं, तो दूसरे वर्ग में आया। तीसरे वर्ग में आया मध्यम उत्तम, अर्थात सामान्य कृषि भूमि जिसमें अपर्दन नियंत्रण, सघन अपवाह, सिंचाई, जल संकेंद्रण तथा बाढ़ सुरक्षा की आवश्यकता है। चौथे वर्ग में आया साधारण उत्तम भूमि। साधारण उत्तम भूमि जिसमें अपर्दन, सघन अपवाह के साथ साथ सघन उपचार की आवश्यकता है, अर्थात चौथे वर्ग की जो भूमि है अत्यधिक समस्या ग्रसित हो चुकी है, जो कृषि योग्य है। अगर वर्तमान की हम बात करें कि वर्तमान में जैसे जो सघन कृषि क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें जो भूमि है अच्छी तो थी, लेकिन वर्तमान में उसको बहुत ज़्यादा उपचार की आवश्यकता है। अब सरकार इस पर क्या व्यवस्था कर रही है, उसकी एजेंसियां क्या कार्य कर रही है, और किसान इस संदर्भ में कितने प्रशिक्षित हो चुके हैं वर्तमान स्तर पर। दूसरी श्रेणी मैंने बताया था कृषि अयोग्य भूमि। तो कृषि अयोग्य भूमि ये हमें दिख रही है। कृषि अयोग्य भूमि, लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें पहला वर्ग हमें क्या दिख रहा है, जो 5वें नंबर पर है। पहला वर्ग क्या दिख रहा है, जो 5वें नंबर पर हमें दिख रहा है? चारागाह के लिए अति उपयोगी भूमि जिसमें अवनलिका अपर्दन नियंत्रण की आवश्यकता है। चारागाह के लिए अति उत्तम भूमि है, लेकिन यहाँ पर गली इरोजन यानी जो लंबवत इरोजन होता है उसकी समस्या है। जैसे चंबल वाला क्षेत्र हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या अवनलिका अपर्दन होता है। इसके बाद नंबर 2 इसके अंतर्गत, और संपूर्ण हम देखें 6ठे नंबर पर क्या आ रही है हमारे पास? चारागाह भूमि वानिकी के लिए अनुकूल भूमि। वर्ग 7 में क्या आ रहा है? इसका तीसरा होगा पशु चारण वानिकी के लिए साधारण भूमि। और वर्ग 8 इसमें चौथे नंबर पर वैसे वर्ग 8 केवल वन्य जीव मनोरंजन तथा जल आपूर्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त भूमि। तो ये वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया, इनको आपको याद करना है कि किस श्रेणी में क्या है। तो ये आपको दिख रहा है कृषि योग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि। इस वर्गीकरण को किसने प्रस्तुत किया? ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग संगठन ने इसको 2 भागों में बांटा, फिर 8 भागों में कर दिया, 1, 2, 3 से लेकर। तो 4 भाग कृषि योग्य भूमि हैं और 4 भाग किसके आगे? कृषि अयोग्य भूमि। तो ये आपको याद करना होगा। तो ये जो तथ्य हमारे सामने आए, इन तथ्यों को याद करें कि भूमि क्षमता क्या है। तो भूमि क्षमता से तात्पर्य क्या है? उसकी उपजाऊपन से, उसकी उत्पादकता से। और उसके अंतर्गत जब हम योजना बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि मृदा के क्वालिटी को देखते हैं कि उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं।
अब भूमि क्षमता के लिए आवश्यक क्या है? भूमि सर्वेक्षण। इसकी शुरुआत किसने किया? सन 1931 30-31 में सर डडले स्टाम्प ने सर्वेक्षण की बात की और कहा कि जो विचार प्रस्तुत किया जिसमें भौतिक और मानवीय कारकों दोनों को रखा कि भौतिक कारक भी उत्तरदायी और मानवीय कारक हैं। इनके सुझाव पर ही कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ऑस्ट्रेलिया 51 में अमेरिकी भूमि विभाग, कहने का मतलब इसडा, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, यूएसडीए, इसडा का मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने वहाँ की भूमि को 8 श्रेणियों में बांटा। पहले मैंने 3 बोल दिया था, उसको क्या करेंगे? 8 श्रेणी। इसको रिफॉर्म करना। आठ श्रेणी करेंगे इसको। आठ श्रेणियों में बांटा, ठीक, 3 नहीं 8 श्रेणियों में बांटा, इसको दिमाग में रखेंगे। फिर 1960 में हिल्स तथा पोर्टिलेंस ने ऑन्टारियो राज्य की भूमि क्षमता का वर्गीकरण किया और 1960 के दशक में जैसा कि हम देख रहे हैं, ऑल इंडिया सॉयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय मृदा संगठन ने उपयोग जो संगठन ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। संशोधन कई हुए, 60 में आए, 60 के बाद 1970 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। मौलिक 2 श्रेणियां, कृषि योग्य भूमि और कृषि अयोग्य भूमि। फिर इनको क्या किया गया? 1 to 8, 4 इसमें और 4 इसमें बांट दिया गया। तो इन तथ्यों को याद करेंगे। हर क्लास में मैं बोलता हूं कि देखो, नॉलेज की तो बात है लेकिन तथ्य आपको याद होने चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम लैंड जो यूज प्लानिंग की बात होगी, दूसरे टॉपिक में हम चर्चा करेंगे।